नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल रिमेड यूट्यूब चैनल के एक न्यू लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे सीमेंट के रिमेनिंग पोर्शंस को। कल हमने किया था सीमेंट और उनके टेस्ट, डिफरेंट जो टेस्ट होते हैं उनको डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट को और लाइम को उसके अलावा। तो हम पहले एक काम करते हैं, जो हमने कल पढ़ा था उसको हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं 2-4 मिनट में, क्योंकि आगे भी यूज होगा वो, और उसके बाद फिर हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की ओर। तो पहले था इंग्रेडिएंट। तो इंग्रेडिएंट में आपका जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, पहला था लाइम, दूसरा सिलिका, तीसरा एल्यूमिना। लाइम आपका होता है 62 से 67% के बीच में, और सिलिका 17 से 25, एल्यूमिना 3 से 8, कैल्शियम सल्फेट 3 से 4%, आयरन ऑक्साइड 3 से 4%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 1 से 3%, सल्फर 1 से 3, एल्कली 0.2 to 1%। लाइम आपका कर रहा था स्ट्रेंथ और साउंडनेस दे रहा था, ज़्यादा एक्सेस हो जा रहा था, अनसाउंडनेस दे रहा था। सिलिका आपका स्ट्रेंथ दे रहा होता है, और एल्यूमिना आपका क्विक सेटिंग दे रहा होता है। एल्यूमिना क्विक सेटिंग दे रहा होता है। कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम आपका सेटिंग टाइम को बढ़ा रहा होता है, यानी कि फ्लैश सेटिंग को रोक रहा होता है। आयरन ऑक्साइड आपका कलर देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कलर देता है। पहला रेडिश ब्राउन शेड देता है, मैग्नीशियम आपका येलोइश शेड देता है, और ये एक्सेस में होता है तो अनसाउंडनेस भी देता है मैग्नीशियम। सल्फर आपका अनसाउंडनेस दे रहा था, एल्कली एफ्लोरेसेंस और स्टेनिंग। ये आपके हो गए इंग्रेडिएंट के। उसके बाद हम चलते हैं बॉक्स कंपाउंड पे। बॉक्स कंपाउंड में क्या होता है, जब इनका इंटरग्राइंड कर रहे थे इनको हम, तो बॉक्स कंपाउंड फॉर्म हो रहे थे। 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इनको बर्न कर रहे थे। 4 बॉक्स कंपाउंड C3S, C2S, C3A और C4AF। C3S की बेस्ट सीमेंटियस प्रॉपर्टी थी, 45 से 65% के बीच में होता है। अंडरगो हाइड्रेशन विद इन ए वीक, यानी कि अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और फिर इसका क्या कहते हैं, इंक्रीज करता है रेसिस्टेंस अगेंस्ट फ्रोस्ट एक्शन। उसके बाद आ गया हमारा C2S हमारा 15 से 35% के बीच में होता है, और ये आपका अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन ए ईयर, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए, और ये इंक्रीज करता है रेसिस्टेंस अगेंस्ट एक्शन ऑफ केमिकल्स। C3A आपका होता है 4 से 14% के बीच में। ये अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन 24 आवर, फ्लश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और यदि ये ज़्यादा होता है तो आपका रेसिस्टेंस अगेंस्ट सल्फर कम हो जाता है। C4AF 10 से 18% के बीच में, हाइड्रेशन ये भी 24 घंटे के बीच में जाता है, फ्लश सेटिंग को बढ़ाता है ये। और C4AF ज़्यादा है तो फिर इंक्रीज आपका रेसिस्टेंस अगेंस्ट सल्फर कम हो जाता है। स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा C3S का था, उसके बाद C2S का था, उसके बाद C3A, उसके बाद C4AF का। और मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन में C3A का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन था, उसके बाद था C3S का, उसके बाद था तुम्हारा C4AF का, उसके बाद था C2S का। आपका टोटल 38% वाटर आपका रिक्वायर्ड था, जिसमें से 23% आपका केमिकल रिएक्शन में यूज हो रहा था, 15% वाइट्स को भरने में यूज हो रहा था, और डेंसिटी इसकी 3150 kg पर मीटर क्यूब होती है। अब उसके बाद चलते हैं टेस्टिंग में होता है आपका टेस्टिंग। तो टेस्टिंग में आपका है फाइनेस्ट टेस्ट था। फाइनेस्ट टेस्ट में आपके 2 टेस्ट थे, सीब और एयर परमिबिलिटी टेस्ट। सीब में आपका था कि मतलब यदि ओपीसी है तो रेजिड्यू आपका 10% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पीपीसी और आरएचसी है आपका तो 5% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एयर परमिबिलिटी टेस्ट में क्या था कि आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ओपीसी के लिए 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे हम कंसिस्टेंसी पे। कंसिस्टेंसी में होता है आपका, कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए होता था आपका 10 mm डाया प्लंजर यूज होता था, 33 से 35 mm पेनिट्रेशन फ्रॉम टॉप। इनिशियल सेटिंग टाइम में आपका 1 mm स्क्वायर नीडल यूज हो रहा था। फाइनल सेटिंग टाइम में आपका 5 mm डाया एनुलर रिंग विद कॉलर यूज हो रहा था। ये परफॉर्म किया जाता है 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% पे। सेटिंग टाइम टेस्ट आपका था प्री हाइड्रेशन को चेक करने के लिए, और इनिशियल सेटिंग टाइम जब आपका प्लास्टिसिटी लूज होना स्टार्ट हो जाता है, ये ओपीसी के लिए 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। 0.85 पी इसमें गेजिंग कर रहे थे, मतलब इतना वाटर डाल रहे थे। फाइनल सेटिंग टाइम में आपका 10 घंटे से कम नहीं, 10 घंटे से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए फाइनल सेटिंग टाइम ओपीसी के लिए, और ये तब आता है जब आपका प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हमने स्ट्रेंथ टेस्ट पढ़ा। स्ट्रेंथ में आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में आपका क्या था, 1:3 में सीमेंट और रेशियो सैंड 1:3 था। 70.6 mm का क्यूब बना रहे थे। वाटर इसमें था P/4 + 3%। 3 सैंपल ले रहे थे हर स्टेज पे। 3 डे में आपका 50% मिल रहा था, और आपका 66.67% आपका मिल रहा था 7 डे में, और आपका 100% स्ट्रेंथ आपका मिल जा रहा था, यानी कि FC की वैल्यू 28 डे में। टेंसाइल स्ट्रेंथ में आपका वाटर होता था P/5 + 2.5%, 12 नंबर ऑफ ब्रिक्विड होता था। साउंडनेस टेस्ट में आपका पहले ड्यू टू लाइम की वजह से आपका था लीच एटलीस्ट टेस्ट करते थे। उसके लिए वाटर इसमें गेज जो होता था, गेजिंग करते थे, वाटर इसमें मिलाते 0.78 p, और इमर्स करते थे पहले हम रूम टेम्परेचर पे 27 से 32 पे, और देखते थे हम 24 घंटे के लिए, फिर हम एक्स निकालते थे वहाँ पे।
और उसके बाद हम उसको 3 घंटे के लिए हम बॉइलिंग वाटर में डालते थे, फिर वाई हम निकालते थे। वाई -6 आपका ओपीसी के लिए 10 mm से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। मैग्नीशिया का हम करते हैं ऑटोक्लेव से। ऑटोक्लेव आपका सेंसिटिव होता है अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया और लाइम दोनों के लिए। और इसमें क्या होता है कि इंक्रीज इन एनी साइड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.8%। सल्फर का हम किसी भी मेथड से चेक नहीं कर सकते। ये तो हमारे हो गए प्रीवियस का हमने जो पढ़ा था वो चीज़ का हमारा रिवीजन हो गया, प्रीवियस चीज़ का हमारा रिवीजन हो गया। अब हम चलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट को पढ़ने के लिए। स्पेशल टाइप सीमेंट में हमारे डिफरेंट टाइप के सीमेंट हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हम जो आपके इंग्रेडिएंट्स थे और बॉक्स कंपाउंड थे उनकी हम हल्की क्या करते हैं, कम ज़्यादा करके, उनके प्रोपोर्शंस को कम ज़्यादा करके हम बढ़ा घटा के हम नए टाइप के सीमेंट बनाते हैं अपने डिफरेंट यूजेज के लिए। जैसे आपको कहीं आपको रैपिड हार्डनिंग चाहिए तो रैपिड हार्डनिंग के लिए सीमेंट बना देंगे। कहीं आपको क्विक सेटिंग की प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है तो उसके लिए क्विक सेटिंग सीमेंट आ जाएगा। कहीं आपको सल्फ़र अटैक हो रहा है आपके स्ट्रक्चर पे तो उसको रोकना है, आपको सल्फ़र या एल्कलीज का अटैक, तो आपने उसको सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट बना लिया। आपको कहीं पे मास कंक्रीटिंग करनी है उसके लिए आपको लो हीट सीमेंट चाहिए तो लो हीट सीमेंट बना लिया। ये इस तरह के डिफरेंट सीमेंट आ जाएंगे। इसमें पहला सीमेंट आपका होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में होता है कि देखो हार्डनिंग और सेटिंग दो चीज़ें होती है। हार्डनिंग होता है कि अपना स्ट्रेंथ गेन करने की जो होती है प्रॉपर्टी वो होती है हार्डनिंग, और प्लास्टिसिटी लूज जो हो रही होती है वो वाली प्रॉपर्टी जो हो रही थी वो होती है सेटिंग। तो ये दोनों पे डिफरेंस जरूरी है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या होता है, अब रैपिड हार्डनिंग करने के लिए क्या होना चाहिए, आपका स्ट्रेंथ जल्दी गेन करे। स्ट्रेंथ जल्दी आप दो तरह से गेन करा सकते हो, या तो आपको ज़्यादा फाइन कर दो, आपको सीमेंट पार्टिकल को ज़्यादा फाइन कर दो, या तो फिर आप क्या करोगे, आप उसको C3S का प्रोपोर्शन बढ़ा दो, क्योंकि वही तो ऑलरेडी स्ट्रेंथ दे रहा था। तो या तो C3S का प्रोपोर्शन बढ़ा दो या हायर फाइनेस कर दो, हम दोनों ही करते हैं। तो हायर स्ट्रेंथ जो होता है इनिशियल स्टेज में वो एट्रीब्यूट होता है हायर फाइनेस ऑफ सीमेंट और इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ C3S। 45 से 65% के बीच में C3S होता था तो हमने क्या लिया, हायर साइड में लिया, यानी कि 56% ले लिया। दूसरा आपका सीमेंट है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब ये तो पता ही होगा आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कहाँ यूज हो रहा था, जहाँ पे आपका C3S वाला जो चीज़ें यूज हो रही थी, पेमेंट कंस्ट्रक्शन हो गया, आपका इमरजेंसी रिपेयर वर्क हो गया, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग हो गया, या फिर आपका प्री कास्ट फैब्रिकेटेड वर्क हो गया, यहाँ पे यूज होगा आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, आपको और भी ज़्यादा जल्दी हार्डनिंग चाहिए और ज़्यादा अर्ली गेन ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए, तो आपको क्या करो, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के क्लिंकर को CaCl2 के साथ मिक्स करके उसको ग्राइंड करो। तो अब लेकिन इस समय ये यूज नहीं, उसके बाद फिर आपका एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मिल जाता है, लेकिन इस टाइम पे ये यूज नहीं होता। यूज इसलिए नहीं होता क्योंकि CaCl2 जो आपका होता है वो कोरोजन करता है, आपके रीइंफोर्समेंट में कोरोजन करा देता है, लेकिन वो हम कोरोजन तो होने नहीं देंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस वाले सीमेंट को अवॉइड करते हैं। और यदि हम 90 डे का एवरेज देखें कि 90 डे के पीरियड में जो आपका स्ट्रेंथ आता है वो आपका चाहे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ले लो, चाहे एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ले लो, चाहे आप फिर लो हीट सीमेंट ले लो, चाहे OPC ले लो, सबका सेम आएगा। स्ट्रेंथ 90 दिन में आके सेम हो जाएगा। स्टार्टिंग में किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, लेकिन 90 दिन के पीरियड में सबके स्ट्रेंथ सेम हो जाएंगे। अब उसके बाद आपका तीसरा सीमेंट आता है। तीसरा सीमेंट आपका है क्विक सेटिंग सीमेंट। तो क्विक सेटिंग में क्या है, क्विक सेटिंग या रैपिड सेटिंग भी बोलते हैं। तो रैपिड सेटिंग और रैपिड हार्डनिंग में अंतर समझना, बताया था कि हार्डनिंग और सेटिंग में क्या अंतर होता है। तो क्विक सेटिंग में क्या है कि आपका सेट जल्दी हो रहा है, मतलब प्लास्टिसिटी लूज जल्दी कर रहा है। तो क्विक सेटिंग सीमेंट में आपका जो होता है वो हम क्या करते हैं, क्विक सेटिंग कौन प्रोवाइड कर रहा था, आपका एलुमिना प्रोवाइड कर रहा था क्विक सेटिंग। तो इसमें हम क्या करेंगे, एलुमिना क्विक सेटिंग प्रोवाइड करा रहा था और फ्लैश सेटिंग को जिप्सम रोक रहा था। तो यानी हमें दोनों चीज़ करना है, यानी हमें एलुमिना को ऐड करना है और जिप्सम को कम करना है, यानी कि ऑब्टेन्ड बाय एडिंग स्मॉल परसेंटेज ऑफ एलुमिना एंड रिड्यूसिंग द परसेंटेज ऑफ जिप्सम। तो इससे हमें क्विक सेटिंग सीमेंट मिल जाएगा। तो यूज कहाँ होगा, यूज होगा आपका ग्राउटिंग में यूज होगा और अंडर वाटर कंक्रीटिंग में यूज होगा ये, क्योंकि अंडर वाटर कंक्रीटिंग में हमें ऐसा सीमेंट यूज करना चाहिए जो कि जल्दी सेट हो जाए, क्योंकि वाटर के कांटेक्ट में है। ग्राउटिंग में भी यही चीज़ है। ग्राउटिंग क्या होता है, ग्राउटिंग में क्रैक्स वगैरह फिल करने के लिए हम प्रेशर से इंजेक्ट करते हैं सीमेंट स्लरी को, उसको हम प्रोसेस को ग्राउटिंग बोलते हैं। तो वहाँ भी क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज होता है। उसके बाद चौथा हमारा सीमेंट है लो हीट सीमेंट। तो लो हीट सीमेंट में क्या होगा, सबसे कम हीट जनरेट कहाँ हो रहा था, सबसे कम हीट जनरेट हो रहा था आपका C2S में। जो चारों बॉक्स कंपाउंड थे सबसे कम हो रहा था C2S में। और सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा था हीट, सबसे ज़्यादा हीट जनरेट हो रहा था C3A और C3S में। तो आपको लो हीट सीमेंट आपको बनाना है तो आप क्या करो, C2S वाले को बढ़ा दो और C3A और C3S के प्रोपोर्शन को घटा दो, तो आपका लो हीट सीमेंट मिल जाएगा।
अब यूज कहाँ होगा, लो हीट सीमेंट यूज होगा जहाँ पे मास कंक्रीटिंग हो रही है, क्योंकि जब मास कंक्रीटिंग होती है तो वहाँ पे यदि हीट इवैल्यूएशन ज़्यादा हो रहा होगा तो फिर क्रैक डेवलप हो जाएगा। इसलिए हम वहाँ क्या करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा हीट इवैल्यूएशन वाले सीमेंट को हम अवॉइड करते हैं, वहाँ पे हम लो हीट सीमेंट यूज करते हैं ताकि क्रैक डेवलप ना हो। जैसे कि आपका ब्रिज हो गए, डैम हो गए, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हो गए, यहाँ पे यूज होगा। उसके बाद आपका आता है पाँचवा हाइड्रोफोबिक सीमेंट। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट बताने से पहले हम एक चीज़ ये डिस्कस करते हैं कि जैसे आपका सीमेंट, कहीं सीमेंट आपने खरीदा या फिर सीमेंट आपका स्टोर में रखा है, तो उसके टाइम पे क्या होता है कि सीमेंट क्या होता है, सीमेंट के पार्टिकल्स वाटर, जो एटमॉस्फेयर में वाटर है, इन्वायरमेंट में जो वाटर मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करके प्रीहाइड्रेट होने लगता है। मतलब अपनी स्ट्रेंथ कुछ कुछ उसमें हाइड्रेशन होने लगता है। अब उसको फिर जब उस वाले को आप यूज करोगे अपने कंस्ट्रक्शन में, तो पहले से ही वो अपनी स्ट्रेंथ कुछ खो चुका है पहले से, मतलब वो क्या कहते हैं, हाइड्रेशन उसका हो चुका है, तो अब वो उतनी स्ट्रेंथ वो नहीं दे पाएगा, तो इसका यानी स्ट्रेंथ डिटोरिएशन हो जाएगा। तो हमें इसको रोकना है। मान लो आपको किसी सीमेंट को आपको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखना है, मतलब ऐसी जगह पे है कि आपको लगातार आप हर दिन सीमेंट नहीं मंगा सकते कि मंगा के कहीं रखना है, तो लॉन्ग स्टोरेज के लिए रखना है, तो आपको क्या करना है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट आप वहाँ पे यूज करते हैं। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट में क्या होता है, नाम से ही पता है, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से फोबिया है इसको, मतलब कि वाटर से दूरी रहती है इसकी। तो कैसे रहती है, इसकी रहती है कि स्टीयरिक एसिड और ओइलिक एसिड, दो एसिड होते हैं, स्टीयरिक एसिड और ओइलिक एसिड। ये क्या करते हैं, ये सीमेंट पार्टिकल्स के ऊपर एक वाटर रिपेलेंट फिल्म बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि सीमेंट पार्टिकल अब वाटर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो इससे क्या होता है, फिर आपका स्ट्रेंथ डिटोरिएशन यानी कि प्री हाइड्रेशन का फेनोमेना कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। आपको उसको फिर लॉन्ग स्टोरेज में भी रख सकते हो। तो ये हो गया आपका हाइड्रोफोबिक सीमेंट का, कि हाइड्रोफोबिक सीमेंट में आपकी वाटर रिपेलेंट फिल्म की कोटिंग होती है। कौन कौन से होते हैं एसिड, स्टेरिक एसिड और ओइलिक एसिड। उसके बाद हम चलते हैं IRS T40। IRS T40 जो है इंडियन रेलवे का ये है, पेटेंटेड, ये है इंडियन रेलवे का पेटेंटेड सीमेंट है। इसको, ये एक रैपिड हार्डनिंग टाइप का ही सीमेंट है जिसको ये स्लीपर बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट। तो आपका एक फेनोमेना आपने ये देखा होगा कि भाई सल्फ़र जहाँ पे आता था वहाँ वो क्या करता था, अनसाउंडनेस क्रिएट करता था, यानी कि वो एक्सेसिव वॉल्यूम चेंज करता था आफ्टर सेटिंग के टाइम पे एक्सेसिव वॉल्यूम चेंज हो रहा था आपका कंक्रीट में। इसकी वजह से क्या क्रैक डेवलप हो सकते थे हार्डन स्ट्रक्चर में, उसको हमें अवॉइड करना था। तो जहाँ पे सल्फ़र आ रहा होगा, सल्फ़र की पॉसिबिलिटी होगी सल्फ़र आने की, वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट यूज करेंगे, या सुपर सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट यूज करेंगे, या फिर आगे दो सीमेंट जो है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट या पोजुलाना पोर्टलैंड सीमेंट, ये भी यूज कर सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट। तो सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट यदि हमें बनाना है तो हमें क्या करना है, हमने देखा था कि भाई C3A और C4AF ये दोनों क्या कर रहे थे, रेसिस्टेंस अगेंस्ट एक्शन ऑफ सल्फ़र, मतलब सल्फ़र या केमिकल के अगेंस्ट जो रेसिस्टेंस था सीमेंट का, उसको कम कर रहे थे। तो उसको ये C3A और C4AF कम कर रहे थे। इसका मतलब क्या था कि इसको हमें ज़्यादा प्रोपोर्शन में नहीं रखना है, इसको लिमिट करना है। तो हमें रिड्यूस करना लाइम और एल्यूमिना के इस टाइप से कि C3A आपका लेस देन हो जाए 5% और 2C3A + C4AF लेस देन हो जाए 25%, मतलब वही शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25% या लेस देन 25%। तो C3A आपका 5% ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 2C3A + C4AF 25% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि OPC जो होते हैं वो हाईली ससेप्टेबल होते हैं सल्फर अटैक के। सल्फर अटैक हम बता ही देते कि एक्सेसिव वॉल्यूम चेंज होता है हार्डन स्ट्रक्चर में, उसकी वजह से क्रैक डेवलप हो सकता है। तो अब यूज कहाँ होगा, जहाँ पे सल्फ़र अटैक करने के चांसेस है वहीं पे यूज होगा। तो सल्फ़र पाया जाता है आपका मेनली सी वाटर में पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है, आपका मार्सी एरियाज में पाया जाता है और सीवेज में पाया जाता है। इसीलिए यूज भी होगा मरीन कंस्ट्रक्शन में, सीवेज ट्रीटमेंट वर्क में, फाउंडेशन में और पाइप्स इन मार्सी एरियाज में। उसके बाद हम चलते हैं सुपर सल्फेटेड सीमेंट पे। सुपर सल्फेटेड सीमेंट में हम क्या होता है कि आपका ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। तो ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग पहले देखते हैं क्या होता है। ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग आयरन ओर इंडस्ट्री जो है या स्टील इंडस्ट्री जो है वहाँ से निकलता है। तो ये स्लैग फिर ये बेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये एक तरह का पोजोलोनिक मटेरियल होता है, मतलब कि सिलिसियस या एल्युमिनियस मटेरियल होता है, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं 80 से 85% ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग और उसमें फिर उसके बाद 10 से 15% हार्ड बर्न जिप्सम मिलाते हैं और 5% सीमेंट क्लिंकर। 80 से 85% स्लैग, 10 से 15% जिप्सम, 5% सीमेंट क्लिंकर। इसको फिर हम इंटरग्राइंड करते हैं, उससे हमारा बनता है सुपर सल्फेटेड सीमेंट।
अब इसका जो होगा ये हाईली रेसिस्टेंस होगा अगेंस्ट अटैक ऑफ क्लोराइड एंड सल्फर। तो क्लोराइड और सल्फेट के अगेंस्ट इसका रेसिस्टेंस बहुत हाई होगा। इसका कॉस्ट लेस होता है लेकिन स्ट्रेंथ भी थोड़ा कम आता है। तो ये हो गया आपका सुपर सल्फेटेड सीमेंट। उसके बाद हम चलते हैं पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट पे। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट ये भी ऊपर वाला जो अपने सुपर सल्फेटेड सीमेंट पड़ा उसी के टाइप का है, बस इसमें क्या है सेम कंपोजिशन है। इसमें भी ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होगा, हार्ड बर्न जिप्सम होगा, सीमेंट क्लिंकर होगा, लेकिन एक दूसरा डिफरेंट प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, तो उससे फिर आपका पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट बनेगा। अब इससे क्या क्या देता है ये प्रॉपर्टी, पहली ऊपर वाली प्रॉपर्टी तो इसमें भी होगी क्योंकि सेम कंपोजिशन वही है। तो मतलब कि रेसिस्टेंस अगेंस्ट एक्शन ऑफ सल्फेट और क्लोराइड, वो तो ये भी इंक्रीज रेसिस्टेंस होगा इसका, वो तो होगा ही होगा। उसके साथ साथ क्या करता है लो हीट हाइड्रेशन देता है, लो हीट हाफ हाइड्रेशन देता है। और आपका लो हीट हाफ हाइड्रेशन देगा बेटर, क्योंकि पार्टिकल साइज में स्लैग में छोटे छोटे होते हैं पार्टिकल साइज, तो क्या होता है स्लैग में छोटे छोटे पार्टिकल होंगे तो होगा बेटर रिफाइनमेंट ऑफ पोर स्ट्रक्चर, बेटर रिफाइनमेंट ऑफ पोर स्ट्रक्चर और हायर वाटर टाइटनेस, यानी परमिबिलिटी आपकी जो होगी सीमेंट की वो कम कर देगा, हायर वाटर टाइटनेस कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। तो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट क्या होता है, ये इसमें हम क्या करते हैं पोजोलाना को 10 से 15% हम पोजोलोनिक मटेरियल को इंटरग्राइंड कर देते हैं सीमेंट क्लिंकर के साथ। 10 से 15% पोजोलोनिक मटेरियल को हम इंटरग्राइंड कर देते हैं सीमेंट क्लिंकर के साथ, तो हमें मिल जाता है पीपीसी, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या ऊपर के 4 प्रॉपर्टी तो इसमें भी आएगी, मतलब लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाई रेसिस्टेंस अगेंस्ट सल्फेट एंड क्लोराइड, बेटर रिफाइनमेंट ऑफ पोर स्ट्रक्चर, हायर वाटर टाइटनेस, ये तो आएगा। उसके साथ साथ ये अटेन करता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका जो होता है ये एज के साथ, मतलब कि टाइम के साथ ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गेन करता है, यानी कि अर्ली स्ट्रेंथ गेन जो होता है इसमें कम हो जाता है। और हायर रेसिस्टेंस अगेंस्ट एक्सपेंशन होता है इसमें, हायर रेसिस्टेंस अगेंस्ट एक्सपेंशन, और ऑफर करता है हाई प्लास्टिसिटी ऑफर करता है। अब यूज ये भी वही पुराने की तरह ये भी यूज होगा, मरीन कंस्ट्रक्शन में यूज होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइप्स इन मार्सी एरियाज में। अब एक हम पोजोलोनिक मटेरियल को थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि पोजोलोनिक मटेरियल होता क्या है। तो पोजोलोनिक मटेरियल आपके जो होते हैं सिलिशियस या एल्यूमिनियस कंपाउंड होते हैं जिनकी खुद की सीमेंटियस प्रॉपर्टी नहीं रहती है, खुद की मतलब अपने में खुद की सीमेंटियस प्रॉपर्टी इनके पास नहीं है, लेकिन जब हम इसको फाइनली ग्राउंड मतलब छोटा छोटा पाउडर फॉर्म में इसको बना लेंगे, फाइनली ग्राइंड कर देंगे इसको विद वाटर, और उसके साथ साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो जब हम सीमेंट और वाटर का रिएक्शन कराते हैं, यानी कि जब उसके बाद जब CSH जल बनता है तो उसके साथ साथ एक बायो प्रोडक्ट के रूप में CaOH का होल ट्वाइस आपका निकल के आता है। तो उसी बायो प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं इसके साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। तो ये क्या करता है उसी बायो प्रोडक्ट CaOH का होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है आपका ये सीमेंटियस प्रॉपर्टी शो करने लगता है, सीमेंटियस प्रॉपर्टी शो करने लगता है। और फिर वो क्या करता है तुम्हारा स्ट्रेंथ के क्या कहते हैं अपना एज के साथ स्ट्रेंथ देता जाता है, मतलब कि टाइम के साथ उसका फिर स्ट्रेंथ भी देता है। तो यूज कहाँ होता ये मतलब एग्जांपल इसके क्या है, एग्जांपल तो एक आपने देख ही लिया ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग आपका आयरन इंडस्ट्री से मिलता है, इसका रिप्लेसमेंट 20 से 80% तक हो सकता है। राइस हस्क ऐसे राइस हस्क है एक, राइस हस्क एस जो होता है वो होता है तुम्हारा मतलब धान की जो भूसी होती है उसका एस बना के। और सुर्खी आपका होता है ब्रोकन, जो आपके क्या कहते हैं पाउडर फॉर्म में जो ब्रिक होते हैं वो होते हैं ब्रोकन पाउडर फॉर्म में जो ब्रिक होते हैं वो होता है आपका सुर्खी, जो आपकी ईंट भट्ठे वगैरह से मिलता है, जो आपका लाल कलर का होता है, छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में होते हैं। फ्लाईएस और उसके बाद आएगा फ्लाईएस है चारकोल। तो फ्लाईएस क्या होता है, फ्लाईएस को हम 10 से 15% 10 से 25% तक हम रिप्लेस कर सकते हैं। और फ्लाईएस आपका जो होता है ये होता है जहाँ थर्मल पावर प्लांट, जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे आपका यदि जो आपकी चिमनी से जो फ्लू गैसेस निकल रही उसको फ्लू गैसेस को हम ऐसे ही इन्वायरमेंट में नहीं छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो उन पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ESP से हम कलेक्ट कर लेते हैं, वो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं। तो वही फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं वही फ्लाईएस बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सस्ते होते हैं, बहुत सस्ते मिल भी जाते हैं, फिर रिप्लेस भी कर सकते हो इसको। तो उससे क्या होता है आपका उसका डिस्पोजल भी आराम से हो जाता है फिर इस रूप में, और फिर वो इन्वायरमेंट को हैजार्ड भी नहीं करता है। तो आपके ये हो गए स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट। पोजोलाना आपका PPC हो गया, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट हो गया, सुपर सल्फेटेड सीमेंट हो गया, सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट हो गया, IRST40 हो गया, हाइड्रोफोबिक हो गया, लो हीट हो गया, क्विक सेटिंग हो गया, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग हो गया और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो गया। ये आपके टाइप्स ऑफ सीमेंट हो गए। तो आपके सीमेंट के सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब इसमें सीमेंट में आपको क्या करना है, जो बहुत मतलब ये लगभग आपका 80% तक काम ख़त्म कर दिया इसने। अब आपके जो 20% क्वेश्चन जो आपके अलग से आते हैं, मतलब
ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे जिनको कवर करने के लिए फिर इसमें से मुझे 5 पेज एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो उसको ना करके हमने क्या किया कि आपको क्या कर सकते हैं कि जो IAS मास्टर की सिविल इंजीनियरिंग वाली SSC JEE की बुक है प्रीवियस ईयर की, उस SSC JEE बुक से जो आपके इससे इतर क्वेश्चन आए हैं, आपके 20% क्वेश्चन ही, या 20% भी नहीं 10% क्वेश्चन ही इससे इतर आए होंगे, तो उनको 10% क्वेश्चंस को आप क्या करें, जैसे कि फेरो सीमेंट में के क्वेश्चन आए हैं, या फिर स्टोरेज सीमेंट का कैसे करते हैं उस पर कुछ एक दो क्वेश्चन आया होगा, उसको आप फिर अलग से नोट कर लें या उसी में मार्क कर लें, उसको पढ़ लें। उसको इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स में नहीं किया, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स लगभग आपका 80 to 85% कवर कर देगा। आप क्वेश्चन उसके हो जाएंगे, आप लगा के देखिएगा, नहीं तो हम क्वेश्चन भी करवा देंगे यदि आप हमारे साथ बनाए रखे तो। और उसके बाद हम करते हैं लाइम। आपका सीमेंट ख़त्म हो गया, अब चलते हैं हम लाइम पे। तो लाइम एक छोटा सा चैप्टर है, इसमें भी वही सीमेंट में ही इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो लाइम को जो थोड़ा मोड़ा है वो हम पढ़ लेते हैं। तो लाइम क्या होता है? लाइम होता है आपका ऑब्टेन्ड होता है, लाइम स्टोन होता है एक, जो आपकी कैल्शियम कम, मतलब कैल्शियम का उसमें होता है, कैल्शियम रिच होता है मिनरल्स। तो लाइम स्टोन में क्या होता है, लाइम स्टोन का कैल्सिनेशन करें तो उससे हमारा लाइम मिलता है, CaO। तो कैल्सिनेशन पहले प्रोसेस देखते हैं। कैल्सिनेशन एक प्रोसेस ये होता है कि हम किसी ओर को जब उसके रेडनेस तक हम हीट करते हैं तो आपका उसको प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो लाइम स्टोन आपका होता है CaCO3। तो CaCO3 का हम कैल्सिनेशन करेंगे 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपका CaO + CO2 बनेगा। CaO आपका है लाइम, इसी को आपका क्विक लाइम भी बोल सकते हैं, कास्टिक लाइम भी बोल सकते हैं, या लंप लाइम भी बोल सकते हैं। क्विक लाइम, कास्टिक लाइम या लंप लाइम। अब इसमें H2O ऐड करेंगे लगभग 32% के आसपास। तो जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं क्विक लाइम में, CaO में जब वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि वॉल्यूम फिर ये बढ़ाता है, अपना वॉल्यूम ये बढ़ाता है, वॉल्यूम बढ़ाता है और उसके बाद टूट के पाउडर फॉर्म में बनता है। तो वॉल्यूम बढ़ाने को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्लैकिंग बोलते हैं। तो ये वॉल्यूम बढ़ के फिर ये बनाता है फिर तुम्हारा हाइड्रेटेड लाइम, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उसको हाइड्रेटेड लाइम या स्लैग्ड लाइम या फिर हम मिल्क ऑफ लाइम भी बोलते हैं। प्लस हीट भी निकलती है, ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, तो हीट भी निकलती है। जैसे कि आपके सीमेंट की रिएक्शन थी, हाइड्रेशन रिएक्शन, वो भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन थी, वहाँ भी हीट निकल रही थी, ऐसे यहाँ भी हीट निकल रही है। जैसे आपने देखा होगा कभी चूना आपका घोला जाता है उसमें किसी हौदी वगैरह में, जब चूना वगैरह आपका घोला जाता है पुताई के टाइम पे, तो देखे होंगे बड़े बड़े बुलबुले निकलते हैं और फिर गर्म रहता है वो, हाथ डाल दें तो हाथ जल सकता है, ये स्टार्टिंग में होता है। तो इसलिए उसमें आप ये देख सकते हैं कि वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब जो CaOH का होल ट्वाइस होता है, इसकी एफिनिटी CO2 के साथ रिएक्शन करने की बहुत हाई होती है। तो यदि आपने कुछ देर तक उसको छोड़ दिया तो इन्वायरमेंट से CO2 के साथ वो रिएक्ट करके फिर से CaCO3 का प्रेसिपिटेट बना देगा। इसलिए क्या होता है, उसको हमें जल्दी यूज करना होता है। CaCO3 का ये प्रेसिपिटेट बना देता है, प्लस H2O। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेसिक रिएक्शंस हो गए। उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं लाइम में, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो लाइम में एक होता है पहले क्ले होता है। क्ले आपका इम्पार्ट करता है हाइड्रोलिसिटी, क्ले इम्पार्ट करता है आपका हाइड्रोलिसिटी और इसको इनसॉल्युबल बनाता है वाटर में इनसॉल्युबल बनाता है और हाइड्रोलिसिटी इम्पार्ट करता है। तो हाइड्रोलिसिटी क्या होता है, हाइड्रोलिसिटी ये प्रॉपर्टी है जो आपको क्या कहते हैं, लाइम को एबिलिटी देती है कि वो सेट हो सके वाटर में या डैम्प लोकेशन में, मतलब अंडर वाटर या डैम्प लोकेशन। जो आपका डैम्प लोकेशन जहाँ पे है, जैसे आपका रिवर के अंदर आपको कहीं करना है कोई चीज़, स्ट्रक्चर में चुनाई वगैरह करना है या कुछ, या फिर डैम्प लोकेशन में कहीं करना है, तो वहाँ पे आपका लाइम आसानी से सेट हो सके, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिटी। तो क्ले आपका इम्पार्ट करता है हाइड्रोलिसिटी और उसको इनसॉल्युबल बनाता है वाटर में। सॉल्युबल सिल्का भी यही काम करता है, सॉल्युबल सिल्का भी आपका हाइड्रोलिसिटी इम्पार्ट करता है। तीसरा आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3। मैग्नीशियम कार्बोनेट आपका क्या करता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट इसको स्लैकिंग में मदद करता है इसको, और स्लोली सेट करवाता है, स्लैकिंग में मदद करता है और स्लोली सेट करवाता है। और यही मैग्नीशियम कार्बोनेट यदि आपका 30% से ज़्यादा हुआ, यदि आपका 30% से ज़्यादा हुआ, तो ये भी हाइड्रोलिसिटी इम्पार्ट करता है, चाहे क्ले हो चाहे ना हो, मतलब क्ले के एब्सेंस में भी ये हाइड्रोलिसिटी इम्पार्ट कर सकता है यदि आपका 30% से ज़्यादा हुआ तो। चौथा आपका सल्फेट क्या करता है, ये सेटिंग को एक्सेलरेट करता है, सेटिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है और स्लैकिंग को आपका रिटार्ड करता है, मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट का उल्टा है। ये तो आपके हो गए कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब आ जाते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइम पे। डिफरेंट टाइप ऑफ लाइम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इसका यही था कि कौन कौन सा टाइप का लाइम है और कहाँ यूज होता है। तो पहला लाइम है आपका फैट लाइम यानी कि इसमें क्या होगी, प्योरनेस ज़्यादा होगी। तो फैट लाइम को हम वाइट लाइम भी बोलते हैं, और इसमें जो परसेंटेज प्योरनेस होती है, यानी परसेंटेज लाइम जो होता है 95% तक ये प्योर लाइम होता है।
तो इसलिए इसको हम प्योर लाइम भी बोलते हैं, रिच लाइम भी बोलते हैं, या हाईली कॉस्टिक लाइम बोलते हैं। ये आपका बिगरसली स्लैक होता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से स्लैकिंग इसमें होती है। तो यूज कहाँ पे होता है, देखो वाइट कलर का है और इसमें क्या कहते हैं लाइम का रिचनेस है, तो यूज कहाँ पे होगा, यूज होगा आपका ये वाइट वॉशिंग में और प्लास्टरिंग में। वाइट वॉशिंग और प्लास्टरिंग में आपका यूज होगा फैट लाइम या वाइट लाइम। और उसके बाद दूसरा हो गया हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम में आपने पता चल गया कि भाई ये क्ले आपका इसमें हाइड्रोलिसिटी इम्पार्ट कर रहा है, तो क्ले भी है इसमें, इसका मतलब प्योरनेस थोड़ा घट जाएगा। तो प्योरनेस घट के इसमें हो जाता है 70 से 92% के बीच में, 70 से 92% के बीच में। ये ऑफ वाइट कलर का होता है, पहला वाइट था, अब ये ऑफ वाइट मतलब कि थोड़ा मंदा कलर का हो जाएगा। इसको हम हाइड्रोलिक लाइम या वाटर लाइम भी बोलते हैं इसको। ये हार्डन होता है, ये कंपैरेटिवली फास्टर हार्डन होता है, मतलब ज़्यादा तेज़ी से ये हार्डन होता है, मतलब ज़्यादा तेज़ी से स्ट्रेंथ गेन करता है फैट लाइम की अपेक्षा। यूज होता है ये ब्रिक मशीनरी में, ब्रिक मशीनरी में यूज होगा, स्टोन मशीनरी में यूज होगा, मतलब मशीनरी वर्क चाहे ब्रिक का हो चाहे स्टोन का हो, आपका हाइड्रोलिक लाइम ही यूज होता है। या फिर अंडर वाटर वर्क हो या फाउंडेशन का वर्क हो, तो वहाँ पे हाइड्रोलिक लाइम यूज होता है। उसके बाद आपका हो जाएगा पुअर लाइम। तो पुअर लाइम को हम लीन लाइम भी बोलते हैं। यहाँ पे आपकी प्योरिटी और भी कम हो गई, यानी कि प्योरिटी आपकी 70% से भी कम हो गई। तो ये आपका क्या करते हैं ना, स्लैकिंग इसमें अच्छे से होता है, मतलब स्लैकिंग तो ये होता ही नहीं इसमें, डजेंट अंडरगो स्लैकिंग, और स्लोली हार्डन होता है। और ये मडी वाइट कलर का होता है, मडी वाइट मतलब और भी गंदला कलर का हो गया है। यूज कहाँ होता है, यूज अपना इन्फीरियर वर्क में यूज होगा, जैसे ब्रिक वर्क अराउंड द फाउंडेशन, यहाँ पे यूज होता है ये, ठीक है। तो आपका इससे हो गया फैट लाइम भी हो गया, हाइड्रोलिक लाइम और पुअर लाइम। कहाँ कहाँ यूज होता है, फैट लाइम आपको वाइट वॉशिंग और प्लास्टरिंग में 95% प्योरिटी थी, हाइड्रोलिक लाइम या वाटर लाइम आपका हुआ है 70 से 92% प्योरिटी। ये आपका यूज हो रहा था मशीनरी वर्क में और अंडर वाटर वर्क और फाउंडेशन में। पुअर लाइम आपका था, प्योरिटी आपकी 70% से भी कम हो गई, यूज हो रहा था ये ब्रिक वर्क अराउंड फाउंडेशन में, मडी वाइट कलर का होता है। तो अब यहाँ से सारे, और हाइड्रोलिसिटी इम्पार्ट कौन कर रहा था, मेनली क्ले कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ से आपका लाइम का भी पूरा काम हो गया, लाइम आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, और आपका सीमेंट का जो बचा था वो ख़त्म हो गया। सीमेंट और लाइम आपके ख़त्म हो गए। ये आपके जो आपका बीएमसी है, बीएमसी आपका स्टेट एई हो या स्टेट जेई एग्ज़ाम हो या डिफरेंट और भी एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी जेई एग्ज़ाम्स हो गए, इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो आप इसमें क्या करिए, इसके सफिशिएंट क्वेश्चंस आपके दिए हैं, लगभग 180 क्वेश्चन वो या 200 क्वेश्चन आपके आईएएस मास्टर एसएससी जेई बुक में दिए हैं प्रीवियस ईयर वाले, और उसमें सॉल्यूशन भी अच्छे से दे रखे हैं। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन, आपके लगभग 85% क्वेश्चन तो इससे ही हो जाने हैं। बाकी 15% क्वेश्चन के लिए आप क्या करिए, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, मतलब उसको सॉल्यूशन के साथ पढ़ लीजिए। नहीं तो मैं फिर अगले आपने जब इस नोट्स को और अपडेट करूँगा तो इसमें फिर मैं डाल दूँगा, लेकिन फिर वो वही होगा कि बहुत ज़्यादा, अभी देखो 3 पेज में आपका 2.5 पेज में लगभग हो गया ये पूरा, 2.5 पेज या 2.25 पेज में, फिर आपका बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपको रिवाइज करते टाइम पे बड़ा भारी लगता है। इसलिए आप इतना ही रखें, और फिर कुछ और ऐड करना हो तो आप अपने से ऐड कर सकते हैं। बाकी ये आपका मोर देन सफिशिएंट है, आप इसको रिवाइज करिए, और ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है। ये चैप्टर और कंक्रीट, ये 2 बड़े चैप्टर हैं जो आपको मेजर पोर्शन है इसके बीएमसी के। उसके बाद बाकी छोटे छोटे चैप्टर हैं आपके, ब्रिक है, टिम्बर है, एग्रीगेट है, स्टोन है, ये सारे चैप्टर हैं, पेंट एंड वार्निश है। तो हम करवा देंगे, सारा करवा देंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और लेक्चर को आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब करिए, और अपने यार दोस्तों को दिखाइए, उनके साथ भी शेयर करिए, अपने कॉलेज ग्रुप और स्टडी ग्रुप इन सब में शेयर कीजिए, टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, जहाँ शेयर करना है सब जगह शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करिए, और रोज़ रोज़ हमसे मिलते रहिए, यहीं मिलेंगे हम रोज़। और आपको एक पीडीएफ चाहिए या फिर आपको क्विज चाहिए इस लेक्चर के, हम रोज़ लेक्चर के पीछे हम क्विज डालते रहते हैं, तो आपको क्विज चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का नाम है सिविल रिवाइंड, ठीक है। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं, और आज ईद की मुबारकबाद, जो भी सबको ईद की मुबारकबाद, ठीक है। तो विदा लेते हैं, धन्यवाद।